हेलो एवरीवन, मैं अमरजीत कुमार, फिजिक्स टीचर। आज का जो वीडियो है हम लोग उसमें डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या रजिस्टर कर लो। तो डायरेक्ट हम स्टार्ट ये ना करके कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो टाइप्स का होता है, एक सीरीज और पैरेलल, उसके बाद उसका प्रूफ, हम कुछ प्रैक्टिकल टर्म को समझते हैं और जो कि बहुत आसान हो जाएगा आपको 10th के लिए भी और 12th के लिए भी, है ना। उसके बाद में हम लोग फिर सीरीज और पैरेलल को बारी बारी से पढ़ेंगे। आइए इसमें देखते हैं कि क्या क्या टर्म है जो कि इसमें यूज होने वाला है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर या फिर रेजिस्टेंस में। तो पहला चीज है कि देखो लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर और ब्रैकेट में रेजिस्टेंस। तो क्या दोनों एक है या दोनों में कोई डिफरेंस है? थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो रेजिस्टेंस के बारे में तो आपको पता है। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस जो है प्रॉपर्टी मटेरियल का होता है, कंडक्टर का होता है, जो कि क्या करता है, करंट को अपोज करता है। तो फिर ये रजिस्टर क्या है? नाम एक ही जैसा थोड़ा सा लग रहा है। तो रजिस्टर क्या है? एक डिवाइस है। जैसे मान लो कि ये हम बोल दें कि ये रजिस्टर है, तो रजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर कुछ पार्टिकुलर रेजिस्टेंस होता है। हम बोल दें कि देखो जी ये रजिस्टर है, तो आपके मन में सवाल होगा कि सर ये रजिस्टर है तो इसके अंदर कितना ओम रेजिस्टेंस है? तो हम बोल देंगे कि 5 ओम का ये रजिस्टर है। इट मीन्स इसमें रेजिस्टेंस 5 ओम का है। कोई दूसरा आता है थोड़ा छोटा सा, तो बोला जाता है कि इसमें मान लो कि 2 ओम इसमें रेजिस्टेंस है, तो ये रजिस्टर कितने ओम का है? 2 ओम का है। तो चाहे आप रजिस्टर बोल दो या रेजिस्टेंस बोल दो, है ना। हम लोग चूंकि थ्योरेटिकल बात पढ़ रहे हैं तो दोनों को एक जैसा ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक। और बहुत सारे हम लोग जो क्वेश्चन लेंगे तो उसमें ज़्यादातर रेजिस्टेंस वर्ड ही यूज किया गया है। तो इसमें कोई चिंता का बात नहीं होना चाहिए कि रजिस्टर क्या है और रेजिस्टेंस क्या है ना। समझ गए होंगे और लिख भी दिए हैं रजिस्टर का कि एक कंडक्टिंग मटेरियल है, या फिर हो सकता है वो वायर भी हो सकता है ना, मटेरियल यानी कि वायर ऑफ अ पार्टिकुलर रेजिस्टेंस, जिसमें कि एक पार्टिकुलर रेजिस्टेंस हो। वो डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टर बोलते हैं। इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं इस तरह से। ये तो बताया जा चुका है, ठीक। अब ये रजिस्टर तो हमको समझ में आ गया कि रजिस्टर में कुछ पार्टिकुलर रेजिस्टेंस होते हैं और वो मार्केट में अवेलेबल होता है। लेकिन फिर इसका यूज क्या है ना, रजिस्टर का यूज क्या है, क्यों हम लोग पढ़ते हैं? तो देखो सेकेंड जो पॉइंट हम लोग डील करने वाले हैं दैट इज यूज ऑफ रजिस्टर या रेजिस्टेंस। यूज ऑफ रजिस्टर या रेजिस्टेंस। तो ध्यान दीजिए, आप लोग मोबाइल का चार्जर है ना, सेल फोन का जो चार्जर होता है, अडॉप्टर जो होता है, उसमें लिखा हुआ रहता है कुछ वर्ड, है ना, कि उसको आउटपुट कितना, इनपुट कितना चाहिए है, उसमें इनपुट हम कितना देंगे, वो हमको आउटपुट कितना देगा। तो उसी का हम एक एग्जांपल लिए चार्जर का। चार्जर में देखना इनपुट लिखा हुआ रहता है। देखो डिफरेंट चार्जर का अलग अलग होता है ना। तो नॉर्मली एक सिंपल चार्जर जो है उसमें देखा गया कि इनपुट जो है वो लिखा हुआ है 100 वोल्ट से लेकर के 240 वोल्ट। समझना, बस इसका हम प्रैक्टिकल मीनिंग आपको बताना चाह रहे हैं कि रेजिस्टेंस या रेजिस्टर का यूज कहाँ पे है, किस पर्पस के लिए है ना, प्रैक्टिकल यूज जो होता है। चलिए आइए ध्यान दीजिए। तो हम चार्जर, एक हमारे पास चार्जर है, उसमें इनपुट जो लिखा हुआ है वो इस तरह से हम लिख दिए। इनपुट में वोल्टेज कितना है? तो 100 वोल्ट से लेकर के 240 वोल्ट तक। मतलब ये एक वैल्यू का नहीं है, ये रेंज वैल्यू है ना। हो सकता है 110 भी दोगे तो काम चलेगा, 230 भी दोगे तो काम चलेगा। यानी 100 वोल्ट से लेकर के 220 वोल्ट तक आप कोई भी रेंज दे सकते हो। और करंट कितना देना है? 0.6 एम्पियर। ये उसका इनपुट है, यानी चार्जर का इनपुट। और चार्जर अब हमको कितना देगा? तो देखो आउटपुट वो दे रहा है वोल्टेज 5 वोल्ट और करंट 4 एम्पियर। समझ में आया? यानी कि इनपुट ये हम दिए उसको और फिर आउटपुट हमको वो दे रहा है इतना। यानी चार्जर को आप सर्किट में प्लग करते हो ना जी, तो इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर गया, चार्जर के अंदर, है ना। तो चार्जर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी गया, दैट इज इनपुट। अब फिर चार्जर मोबाइल को क्या दे रहा है? वो आउटपुट। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इनपुट जो है ये मिला, एक रेंज वैल्यू मिला, और आउटपुट एक सिंगल वैल्यू मिल रहा है। तो कोई ना कोई डिवाइस तो इन्वॉल्व है इसको इस तरह में कन्वर्ट करने में, यानी रेंज वैल्यू को सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करने में, यानी जो कि वोल्टेज और करंट को कंट्रोल कर रहा
है ना, जितना आपका रिक्वायरमेंट है उस तरह से वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है। दिस डिवाइस इज नोन एज रजिस्टर। और ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ रहता है, लेकिन बेसिकली क्लास 10 में ट्रांसफार्मर नहीं पढ़ना है सीबीएसई में, है ना, इसीलिए हम उसके बारे में अभी विशेष बात नहीं करेंगे। तो वही चीज समझ में आ गया होगा प्रैक्टिकली कि एक ऐसा डिवाइस जो करंट को और वोल्टेज को कंट्रोल करता है उसको हम लोग रेसिस्टर बोलते हैं। देखिए, अ डिवाइस विच कंट्रोल या चेंज, मतलब चेंज भी तो कर सकता है ना, वही हुआ, कंट्रोल कह लो या चेंज कह लो, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज एज पर रिक्वायरमेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस या रेसिस्टर। इतना बात समझ में आ गया, रजिस्टर भी समझ में आ गया। उसके बाद इसका यूज समझ में आया, तो फिर एक मामला बीच में आ रहा है कि चलो रेजिस्टर एक है, काम हो रहा है, तो फिर हमको पढ़ना क्यों है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, व्हाई वी नीड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आखिर कॉम्बिनेशन क्यों पढ़ना होता है, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन क्यों पढ़ना होता है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल वे में आपको बता रहे हैं। जैसे एक घर में बाहर से जो हम कनेक्शन लेते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का एक वायर, सिंगल वायर आता है ना जी, तो उस वायर से आपको करंट मिलता है, एक अर्थिंग का आता है, चलो ठीक है। अब इस घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है, सच एज फैन हो गया, फ्रिज हो गया, जिसको रेफ्रिजरेटर कहेंगे टेक्निकली, है ना, आप इलेक्ट्रिक आयरन यूज कर सकते हो, ट्यूब लाइट यूज कर रहे हो, आप कूलर यूज कर रहे हो, एसी यूज कर रहे हो। मतलब इलेक्ट्रिक करंट आया, मान लो कि इलेक्ट्रिक करंट जो आया उसका करंट का कुछ वैल्यू होगा और कुछ वोल्टेज का वैल्यू है। जनरली वोल्टेज 240 आता है हमारे घरों में, है ना, लेकिन अगर जो 240 आया तो क्या सारे इलेक्ट्रिकल एप्लियंस में 240 वोल्ट का ही जरूरत होता है क्या? क्या किसी में कम होता है या ज्यादा होता है? क्या करंट भी सब में सेम हो, सेम सभी जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है वो सेम अमाउंट ऑफ करंट पे रन करता है या अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट उसको चाहिए? ये मन में एक सवाल आ रहा होगा, ठीक। तो सारे इलेक्ट्रिकल एप्लियंस पे लिखा हुआ रहता है कि इसको इनपुट इतना चाहिए, आउटपुट इतना चाहिए, है ना, यानी कि अलग अलग जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है उसमें वोल्टेज और करंट का वैल्यू अलग अलग होता है, यानी कि अलग अलग वैल्यू पे वो रन करता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे चार्जर का ही बात लिए थे, तो वो आया इतना, लेकिन वो आपको दे रहा है इतना, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसा भी बहुत सारे डिवाइस है कि आप इनपुट कुछ दोगे, आउटपुट आपको कुछ देगा वो, है ना, और उसको जितना जरूरत है उतना ही वो रखेगा। नहीं तो फिर कभी कभी होता है ना ये सब कि डैमेज हो जाता है ज्यादा वोल्टेज या ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट से। तो यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का यूज क्या है। तो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एप्लियंस में डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट और डिफरेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वोल्टेज का जरूरत होता है ना। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए हमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ना जरूरी है और प्रैक्टिकली हम इसका यूज करते हैं। देखो वही चीज लिखे कि इन प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक सर्किट, जो प्रैक्टिकल हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर रहे हैं, वी जनरली नीड कंट्रोल्ड करंट एंड वोल्टेज। हमें कंट्रोल्ड अमाउंट में करंट और वोल्टेज चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो डिफरेंट कंपोनेंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल एप्लियंस ऑफ्टन नीड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करेंट्स to obtain the required values of the current and voltage in any electrical circuit. Certain combination of resistance are used, है ना। वही बात बताएं कि अलग अलग जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है उसमें अलग अलग वोल्टेज और करंट का जरूरत है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का जरूरत होता है। क्लियर हो गया? और वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हम दो तरह से करते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक दूसरा कौन सा हो गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन। इतना तक समझ में आ गया आपको, ठीक। अब कभी कभी बुक जो है एक और कॉम्बिनेशन लिख देता है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मतलब सीरीज पैरेलल मिला करके। तो बेसिक तो दो ही है ना जी, एक सीरीज और दूसरा क्या है? पैरेलल। तो यहाँ तक सीक्वेंस समझ में आ गया, यानी रजिस्टर क्लियर कर लिए, इसका यूज क्या है ये पता चल गया, क्यों कंबाइन करेंगे रजिस्टर को ये पता चल गया। एक और टर्म आने वाला है जो कि देखो व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? तो देखो होता ये है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है? क्योंकि नंबर ऑफ रजिस्टर उसमें बहुत ज़्यादा है ना, नंबर ऑफ रजिस्टर उसमें बहुत ज़्यादा होता है, उसका साइज जो है बहुत बड़ा हो जाता है। तो क्या देखा गया और एक ऐसा बनाया गया कैलकुलेशन कि देखिए मान लीजिए कि एक ये इलेक्ट्रिकल सर्किट मान लेते हैं इस रूम को, और इसमें 30 रेजिस्टर है, कितना 30 है ना, अपना अपना वर्क वो परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद एक और दूसरा एक आता है आदमी और बोलता है कि मेरे पास एक ही रजिस्टर है, मेरे पास एक ही रजिस्टर है जो कि अकेला 30 जो परफॉर्मेंस 30 मिल करके जो दे रहा है वो अकेला ये देगा। इसी को हम आर इक्विवेलेंट बोलते हैं, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज अ सिंगल रेजिस्टेंस, है ना, हुज परफॉर्मेंस इज इक्वल टू द ऑल ओवर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन आवर सर्किट विथ एनी कॉम्बिनेशन, चाहे वो सीरीज में हो या पैरेलल में। बात समझ में आ गया? मतलब बहुत ही सिंपल है, इसको और आसान से समझ सकते हैं कि जैसे 3 आदमी मिल करके, 3 छोटा छोटा बच्चा है वो किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, कोई अकेला आदमी आया उस तीनों के बराबर फोर्स लगाया, मतलब सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया, तो हम उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट, है ना, रेजिस्टेंस। वही चीज लिख दी है क्या, सिंगल रेजिस्टेंस which can replace any combination of resistance so that the current through the circuit remains same is known as या is called equivalent कह लो या नेट कह लो या रिजल्टेंट कह लो या इफेक्टिव रेजिस्टेंस कह लो। समझ में आ गया इतना? अब जो है इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, तो हेडिंग तो बना हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, उसमें भी एक सिंपल विजुअलाइजेशन आपको बताएंगे जो कि आगे हेल्प करेगा बहुत सारे चीज़ों को समझने में। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इतना बताना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आप प्रैक्टिकल नॉलेज से जुड़ जाइएगा, और प्रैक्टिकल नॉलेज से जैसे ही लोग जुड़ते हैं उसके अंदर एक अजीब सा फीलिंग आने लगता है ना, उसको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका एग्ज़ाम और जो गोल से आप जो गोल अचीव करना चाहते हैं दोनों मिल जाता है अच्छा ढंग से। चलिए आइए ध्यान देते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टर में पहले हम सिंपल विजुअलाइजेशन देखेंगे। क्या कहीं ऐसा कुछ मिलता है सिंपल विजुअलाइजेशन? सिंपल विजुअलाइजेशन मतलब प्रैक्टिकल कहीं कुछ ऐसा मिल जाए जनरल लाइफ में। सिंपल विजुअलाइजेशन तो उसी को बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में सिंपल विजुअलाइजेशन की बात करेंगे, और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक। तो सिंपल विजुअलाइजेशन में आपको बता रहे हैं कि जैसे मान लो कि मेरे पास एक बैटरी था, उसके हेल्प से हमने क्या किया, एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया, ठीक। यहाँ स्विच लगा हुआ है, क्लियर। ये बैटरी मान लो V वोल्ट का है, तो ये वोल्टेज प्रोवाइड कितना कर रहा है, V वोल्ट। जैसे ही स्विच को क्लोज करते हैं ये बल्ब जलने लगता है, यानी ग्लो करने लगता है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मेरा मन में क्या इच्छा हुआ कि बैटरी तो चलो ठीक है मेरे पास, यही बैटरी में 2 बल्ब कनेक्ट कर दिए, ठीक। स्विच इधर लगा देते हैं कहीं पे, ये भी ग्लो करना स्टार्ट करेगा जब स्विच को क्लोज करेंगे। ये फर्स्ट हो गया स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये एक और ले लेते हैं तीसरा स्टेप। अब हम क्या करने वाले हैं कि एक और बल्ब लेकर के मार्केट से आए और 3 बल्ब हम इसमें कनेक्ट कर दिए।
वही बैटरी से, पोटेंशियल डिफरेंस भी ही है। ठीक, करंट का फ्लो इधर होगा आई, क्योंकि बैटरी वही है तो करंट का फ्लो इसमें भी आई होगा, बैटरी वही है तो इसमें भी करंट का फ्लो आई होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इस तरह का कॉम्बिनेशन किए हैं बल्ब का, है ना, तो ये सीरियली कॉम्बिनेशन है बल्ब का, इसीलिए इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन का आइडेंटिफिकेशन क्या है, सिंपल अभी बता रहे हैं, 2 स्टेप में इसको क्लियर करेंगे। जब कोई डिवाइस एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा लगाना स्टार्ट कर देते हैं सीरियली, तो वो कॉम्बिनेशन हमको क्या कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखो एक बल्ब है, फिर दूसरा बल्ब, फिर दूसरा, इसमें देखो एक बल्ब, दूसरा, फिर तीसरा बल्ब कनेक्ट कर दिए, यानी सीरियल वाइज कनेक्ट करते जा रहे हैं। तो क्या हो गया, सीरियल वाइज जब कनेक्ट किए तो ये कनेक्ट कॉम्बिनेशन या कनेक्शन जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब जब इस तरह से है तो तीनों को हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, तीनों को एब्जॉर्ब करते हैं तो इधर से इधर जाते हैं तो कुछ देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है कि ब्राइटनेस जो है, ध्यान दीजिएगा, इस बल्ब का बहुत ज़्यादा है और इसका ब्राइटनेस जो है, अलग अलग बल्ब जो है, एक बल्ब इसमें से देख लिए और एक बल्ब इसमें लगा हुआ है, तो इसको देखें और दोनों को जब हम कंपेयर करने लगे तो इसका ब्राइटनेस कम है, इसका ज़्यादा है। ठीक, यानी कि इसका सबसे ज़्यादा, फिर इसका जो है इससे ज़्यादा और इसका सबसे कम हो गया, यानी ब्राइटनेस, नंबर ऑफ बल्ब सर्किट में इंक्रीज हो रहा है तो उसका ब्राइटनेस कमते जा रहा है ना। क्या होते जा रहा है, पहला चीज यहाँ से इधर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ब्राइटनेस डिक्रीज होते जा रहा है, डिक्रीजेस। ठीक, तो ब्राइटनेस डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्यों, ऐसा क्यों, मन में सवाल आएगा, ऐसा क्यों भाई। तो यहाँ से 2 बातें आपको समझना पड़ेगा। पहला बात, आपको ये लग रहा होगा कि चलो नंबर ऑफ बल्ब बढ़ रहा है तो कितने लोग सोच रहे होंगे कि ब्राइटनेस इसलिए कम गया क्योंकि करंट का वैल्यू कम गया, जो कि सोचना बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि आप लोग डेली लाइफ में भी ये वर्ड यूज करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे, है ना, कभी कभी इस तरह से हो जाता है कि जैसे मान लो कि घर में लाइट जल रहा है, एकाएक डिम हो गया, तो घर वाले क्या बोलते हैं, करंट कम आने लगा। ऐसा नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं कि अरे वोल्टेज लगता है कम गया है। क्या कम गया है, वोल्टेज, यही मेन पॉइंट है ना जी। इसका मतलब करंट ना तो कम हुआ है ना तो ज्यादा हुआ है, इसका मतलब करंट तो सब में सेम है, अभी भी सेम इन ऑल सर्किट, बट वोल्टेज अक्रॉस बल्ब चेंज हो गया, यानी चेंज हो गया मतलब डिक्रीज हो गया है। नंबर ऑफ बल्ब बढ़ा तो वोल्टेज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यही आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए। पहला चीज, अब यहीं से देखो ऑब्जेक्टिव क्लियर है। ये कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज है, क्योंकि सीरियली एक के बाद दूसरा लगा हुआ है। ठीक, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या देखें कि जब नंबर ऑफ बल्ब बढ़ाएं सर्किट में तो ब्राइटनेस कम गया। तो हमको मन में लगा कि ब्राइटनेस क्यों कम गया, तो लग रहा होगा इच्छा कि हो सकता है कि करंट कम गया होगा। तो हमने आमीटर से चेक कर लिया तो करंट का वैल्यू हर जगह सेम बताया, तो फिर लगा कि करंट का वैल्यू सेम है तो इसका मतलब वोल्टेज पे प्रभाव हुआ होगा। अब वोल्ट मीटर लेके आए और सभी बल्ब के अक्रॉस जब वोल्टेज को मेजर करते हैं तो वोल्टेज जो है ये बल्ब का और इधर वाले ये बल्ब का, इस बल्ब का वोल्टेज कम गया, इसका ज्यादा है। अब वोल्टेज कम गया, इसका मतलब हम पता कर लिए कि वोल्टेज कम गया, इसीलिए ब्राइटनेस भी क्या हो गया, कम हो गया। तो पहली बात कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है हर एक डिवाइस से सेम फ्लो होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग अलग होता है। इतना समझ में आ गया, ये हमारा सिंपल विजुअलाइजेशन था। अब जो है, हाँ ध्यान दीजिएगा, अब क्या है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस,
यानी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। अब स्टार्ट करते हैं थ्योरेटिकल बात, है ना। प्रैक्टिकली जो सिंपल विजुअलाइजेशन है वो क्लियर कर चुके हैं। तो देखो इसका पहले डिफिनीशन लिख दिए कि कैसे पहचानेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो लिखा हुआ है कि टू और मोर रजिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड, टू और मोर रजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ दे आर कनेक्टेड वन आफ्टर अदर, मतलब एक के बाद दूसरा, सच दैट द करेंट फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रजिस्टर कनेक्ट होगा हर एक रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट का वैल्यू होगा वो सेम होगा, तब हम मानेंगे कि वो कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए अभी हम सिंपल सर्किट लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा कभी भी अनुमान मत लगाइए कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो ऐसा ही सर्किट मिलेगा, ऐसा भी मिल सकता है और अलग टाइप का मिलेगा। तो उस समय कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा, यही जो अंडरलाइन किए हैं कि करंट जो है वो सेम होना चाहिए थ्रू ईच रजिस्टर। आइए ध्यान दीजिए, तो हम कंसीडर किए, मान लेते हैं कि 3 रेजिस्टेंस है, यानी 3 रेजिस्टर है R1, R2, R3, है ना। उसका एंड को हम लोग नेमिंग दे दिए AB, BC और CD। तो इसको हमें कंबाइन करना है, जोड़ना है, कनेक्शन करना है सीरीज में। तो एक को पहले उठा के लाएं यहाँ पे, ठीक, एक को लाएं, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस R है R1 और इसका एक एंड यहाँ, एक एंड यहाँ। अब चूंकि सीरीज में है तो दूसरा इसके बाद लगा देंगे, तीसरा इसके बाद लगा देंगे और उसको हम सर्किट में बैटरी, आमीटर, वोल्ट मीटर की के साथ जोड़ दिए। तो ये बन गया क्या चीज, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जब आप बैटरी को क्लोज करोगे तो यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। बैटरी को क्लोज करोगे, सॉरी स्विच को क्लोज करोगे, यानी स्विच को क्या करोगे, क्लोज करोगे, तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए एक बात और, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिए कि याद करो हम बताए थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कंसेप्ट, है ना। तो ये जो बैटरी है वो कह रहा है कि R1 है, R2 है, R3 रेजिस्टेंस जो इस तरह से लगा हुआ है, हो सकता है और भी लगा हो, है ना। तो ये इसका कहना ये है कि ऐसा करते हैं कि ये सब को रिप्लेस कर दो और एक ऐसा आदमी को, एक ऐसा रेजिस्टेंस को लाओ जो कि सेम परफॉर्मेंस करे, सेम इफेक्ट क्रिएट करे जो तीनों कर रहा है। तो देखो ये तीनों को हटा करके एक रेजिस्टेंस आया, उसका नाम दिए R इक्विवेलेंट, है ना। R इक्विवेलेंट का जो इफेक्ट है वो जस्ट ये तीनों के बराबर है, समझ में आया। और कनेक्ट कर दिए इसी बैटरी के साथ, जो कि अगर यहाँ करंट ये I सप्लाई कर रहा है बैटरी, तो यहाँ भी कितना करेगा I। ये R इक्विवेलेंट किसको रिप्लेस करके हम लोग लाए हैं, ये तीनों के इफेक्ट, तीनों को रिप्लेस करके, ताकि तीनों का इफेक्ट जो है इसके बराबर हो, या तीनों का इसका इफेक्ट तीनों इतना। ठीक, अब हम क्या बोलने वाले हैं ये समझना। ये जो सर्किट आप देख रहे हैं इसको हम लोग एक सिंपल तरीका से समझ सकते हैं। जैसे देखो ये पंप है, पंप का काम क्या होता है ना, वाटर को प्रेशराइज करना। जैसे सुबह सुबह हम लोग इलेक्ट्रिक पंप को चालू करते हैं ना जी मोटर के हेल्प से, तो वो नीचे से पानी को ऊपर ले जाता है। ठीक है, ऐसे ही समझना। अब देखो ये पंप है, ये पाइप पूरा बंधा हुआ है, ठीक, सर्कुलेट हो रहा है वाटर। तो पंप का काम है वाटर, यानी H2O लिख दिए हैं, जगह नहीं था तो वाटर को क्या करना, वो पुश करेगा वो, ताकि वो सप्लाई को मेंटेन करके रखे। और ध्यान दीजिए यहाँ पे देखो कहीं कहीं पाइप बहुत पतला है और कहीं कहीं सेम साइज का है, यानी कि सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, कहीं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम गया है, कहीं बहुत ज़्यादा कम गया है। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो काम पंप का है वो काम बैटरी कर रहा है, जो वाटर है ना, उसको हम लोग समझेंगे क्या चीज, इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इसको सिंपली वे में समझने के लिए पंप, इसका मतलब हमें दिमाग में क्या लगाना है, सेल। वाटर, इसका मतलब दिमाग में क्या रखना है, इलेक्ट्रिक करंट। यानी जो काम पंप का वो काम सेल बैटरी का, जो काम इलेक्ट्रिक करंट का वो काम वाटर का। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए
मान लीजिए कि यहाँ से पंप जो है वाटर को इधर सप्लाई देता है 100 लीटर, ठीक, यहाँ से गया 100 लीटर। अब देखो यहाँ तक बहुत आसानी से चला गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप कम गया, लेकिन अभी भी होल है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, तो वाटर सप्लाई तो होगा, लेकिन यहाँ पे पंप को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। पंप को ज़्यादा मेहनत इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, ज़्यादा जोर से पुश करेगा तब ना वाटर जाएगा जी। तो यहाँ तक 100 लीटर पहुँचा, अब यहाँ से भी उसको 100 लीटर पास करवाना है ना। फिर आगे भी इस तरह का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हुआ तो यहाँ से भी पानी पास करेगा, यहाँ से भी, और फिर यहाँ पंप के पास आ जाएगा। तो मेरा सवाल ये है कि यहाँ से हम 100 लीटर सप्लाई देते हैं वाटर का, तो क्या फिर वो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस करते हुए फिर पंप में 100 लीटर आ जाता है कि नहीं वाटर? बोलेंगे हाँ आ जाता है। कब? जब कहीं भी लीकेज ना हो तब। ये बात समझ में आया है ना? ऐसा नहीं समझ लेना कि अब जैसे यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, तो अरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो वो पानी को रोक रहा है, तो इधर से ज्यादा कस के पुश कर देंगे तो पानी चला जाएगा, है ना। पुश करने का रेट जो है उस समय बैटरी का बढ़ जाएगा, तो पानी वाटर चला जाएगा, सप्लाई हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक में एक बात समझ में आया हमें कि चाहे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कोई भी हो, कैसा भी हो, है ना, अगर पाइपलाइन एक है तो हर जगह से जो वाटर का सप्लाई होगा, अगर पंप से 100 लीटर निकला तो हर जगह से 100 लीटर क्रॉस होते चला जाएगा। ठीक उसी तरह से सोचिए यहाँ पे ये भी करंट को पुश करता है। करंट को पुश करता है तो मान लो यहाँ आई पहुंचा, यहाँ भी आई पहुंचा, ठीक। अब ये देखो करंट को रोकने वाला है, जिस तरह से वहाँ पानी को रोकने वाला था कुछ बीच में ऑब्स्ट्रक्शन, वहाँ करंट को रोकने वाला रेजिस्टेंस है। तो करंट यहाँ से भी आई ही पास करेगा, यहाँ से भी आई पास करेगा, यहाँ पे भी आई पास करेगा, लेकिन उस समय बैटरी को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, है ना, बैटरी को ज़्यादा पुश करना पड़ेगा। लेकिन करंट तो हमेशा, चाहे कोई भी रजिस्टर हो, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो करंट एवरी रजिस्टर, ईच रजिस्टर से करंट जो है वो सेम फ्लो करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो वही चीज़ बताना चाह रहे थे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का वैल्यू हर एक रजिस्टेंस के अक्रॉस सेम होता है। चलो ये तो हो गया थ्योरेटिकल बात। अगर हमें इस पे भी बिलीव नहीं है तो हम आमीटर लेकर के आएंगे और आमीटर को लगाएंगे। पहले यहाँ लगाएं, यहाँ पे लगा दो पहले, तो पता चला आई करंट दे रहा है। इसके अक्रॉस यहाँ पे लगा दो, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में ही लगाओगे ना आमीटर को, तो यहाँ भी आई पता चला। यहाँ लगाते हैं तो यहाँ भी आई करंट दे रहा है, यहाँ लगाते हैं तो यहाँ भी दे रहा है। इसका मतलब करंट का वैल्यू हर जगह क्या है, सेम है। क्लियर? यहाँ तक में कोई डॉट नहीं होना चाहिए, ठीक। अब दूसरा बात है वोल्टेज का। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो जिसके अक्रॉस मेजर करना होता है उसके अक्रॉस हम क्या लगाते हैं, वोल्टमीटर लगाते हैं, ठीक। तो हम क्या किए, सबसे पहले इस रजिस्टर के अक्रॉस हमें वोल्टेज को मेजर करना है, तो यहाँ पे हम वोल्ट मीटर लगा देंगे, है ना। तो वोल्ट मीटर लगा देंगे और मान लो कि वोल्ट मीटर कितना दिया, वैल्यू V1। तो ये V1 क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, किसके अक्रॉस, AB के अक्रॉस। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये वैल्यू कितना बताएगा, VA माइनस VB नहीं, अरे R1 के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो वहाँ वोल्ट मीटर लगाएं। वोल्ट मीटर वैल्यू दिया V1, लेकिन V1 कितना होगा, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। अब कहोगे सर ये कैसे पता चला आपको कि ये हायर पोटेंशियल है, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है। पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल होता है, नेगेटिव लोअर पोटेंशियल। तो ये हायर पोटेंशियल हो गया, ये कौन सा हो गया, लोअर पोटेंशियल, ऐसे समझ लो, ठीक। तो V1 मान लो, अब यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्ट किए तो V1 रीडिंग दिया, जो कि कैसे कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं, VA माइनस VB, हायर माइनस लोअर। ठीक उसी तरह से अब हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं R2 रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो बताओ V2 देगा वो रीडिंग, वो कितना होगा, VB माइनस VC लिख सकते हैं, चलिए ठीक है। उसके बाद हमने कनेक्ट किया कौन सा रेजिस्टेंस के क्रॉस,
बोलिए R3 रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो वो रिजल्ट दिया V3 जो कि कितना होगा VC माइनस VD, यानी हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। अच्छा, ये सर्किट का पोटेंशियल कितना है, सर्किट का पोटेंशियल कितना है, इसको निकालने के लिए अब देखो इधर कोई इलेक्ट्रिक एप्लायंस नहीं है, तो यहां से वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देंगे, है ना, और डायरेक्ट यहां, ठीक। तो ये वोल्टेज मान लो दे रहा है V, दैट इज V बराबर क्या लिख सकते हो, यहाँ पे VA माइनस VD लिख दो, कोई दिक्कत। ये हो गया बैटरी जो सप्लाई दे रहा है ना, बैटरी जो सप्लाई दे रहा है। अरे अमीटर भी कोई वोल्टेज का ड्रॉप नहीं लेता है, की में भी कोई वोल्टेज का ड्रॉप नहीं लेता है, ऐसे माना जाता है ना। तो यहाँ कोई इलेक्ट्रिकल एप्लायंस है ही नहीं, तो वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा, तो ये सेम लाइन से जुड़ गया है ना जी। इधर देखो डी यहाँ पे है, यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हर जगह पोटेंशियल सेम रहेगा इधर का, और इधर आ जाओ तो यहाँ भी हम ए लिख, यहाँ लिख दो या यहाँ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो भी कितना मेजरमेंट आया, हायर माइनस लोअर लिख दिए। अब हम क्या करते हैं, सबको ऐड करते हैं, एडिंग, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 करने जा रहे हैं, यानी कि इंडिविजुअली जो जो पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ है अलग अलग रजिस्टर में उसको जोड़ते हैं, तो देखते हैं कितना आता है। यानी कि V1 कितना है जी, VA माइनस VB प्लस V2 कितना है बताओ जी, VB माइनस VC प्लस V3 कितना है, VC माइनस VD। इसको जोड़ दिए, तो जोड़ते हैं तो कुछ कटेगा, देखो ये कट गया, ये कट गया, और ये कट गया, ये कट गया, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू क्या आ गया, VA माइनस VD आया। अब VA माइनस VD को पहचानो क्या है जी, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 जो है वो V के बराबर आ गया। बहुत बड़ा मैसेज ये देके आपको जा रहा है, यानी जो इसको देख के ये समझ में आ रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक सर्किट का पोटेंशियल, यानी जो बैटरी सप्लाई कर रहा है, अगर वो V है तो वो V सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। यहाँ से यही ना पता चलता है कि जब तीनों को हम जोड़ते हैं तो इसके बराबर आ गया, V के बराबर आ गया वोल्टेज, इट मीन्स ये जो V है वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो क्या हमारा रिजल्ट निकला, पहला रिजल्ट तो ये बता दिए कि इलेक्ट्रिक करंट सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम, एक पॉइंट पकड़ने वाली बात ये है। दूसरा पॉइंट कि जो वोल्टेज है वो सर्किट का वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया अक्रॉस रेजिस्टेंस जो भी प्रेजेंट है यहाँ पे इंडिविजुअली R1 R2 R3 के अक्रॉस, वो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गया सब लोग को, यानी कि वोल्टेज इन सीरीज कॉम्बिनेशन डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लियर। अब जो है यहाँ से अब हम प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। तो देखो ओम्स लॉ के बारे में हम लोग जानते हैं, अब यहाँ अप्लाई करने वाले हैं हम लोग क्या चीज, अप्लाई ओम्स लॉ, ठीक। V बराबर बताओ क्या होता, IR। देखो पहले हम लोग इतना पढ़ लिए थे V बराबर IR, तो देखो ये V टोटल था, I भी टोटल था और R भी टोटल, मतलब टोटल की बात कर रहा था। V टोटल मतलब ये वाला जो टोटल सर्किट का वोल्टेज है बराबर I टोटल करंट जो सर्किट का है इनटू R टोटल मतलब R इक्विवेलेंट, इसके इफेक्ट टोटल R इक्विवेलेंट जो माने, ठीक। यही अप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ पे आ जाते हैं और ध्यान दीजिएगा हम क्या काम करने वाले हैं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 के पे ओम्स लॉ अप्लाई करने वाले हैं। तो V बराबर IR से I टोटल, ये भी देखो V टोटल नहीं है जी, ये जो V है वो टोटल है, तो I भी टोटल, इसके रेफरेंस में R भी क्या होगा, टोटल। अब R टोटल जो है R1 R2 R3 के बदले क्या मान चुके हैं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1, तो V1 में हो गया I1 R1 लिख सकते हैं, V2 में I2 R2 लिख सकते हैं, V3 में I3 R3 लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि I करंट यहाँ से गया, R1 के अक्रॉस भी I पास किया, R2 के अक्रॉस भी I करंट फ्लो किया और R3 के अक्रॉस भी I करंट पास किया, तो फिर I1 I2 और I3 लिखने से क्या फायदा जब सब सेम है,
ठीक। अब I को कॉमन ले लीजिए तो I R इक्विवेलेंट, इधर I कॉमन होगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक। I से I कैंसिल हो गया, दैट मीन्स R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। हो गया प्रूफ, समझ में आया? यानी अगर बहुत सारा रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, अभी तो 3 की बात कर रहे हैं, अभी 3 को ही लेकर के चलते हैं कि अगर R1 R2 R3 सीरीज में क्या है, कंबाइन है और R इक्विवेलेंट आपको चाहिए, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट प्लस, ट्रिक याद रखना DP, डायरेक्ट प्लस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अगर कोई कहता है कि ऐसे करके बहुत सारा रहता, इफ n नंबर ऑफ रेसिस्टर प्रेजेंट, ठीक, तो आप R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से कहाँ तक, Rn तक, जितना रहता करते चले जाते हैं, है ना? कोई दिक्कत तो अब नहीं है जी, समझ में आया? यानी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन आवर सर्किट। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब जो है हम लोग इससे रिलेटेड कुछ और बातें करेंगे जो कि की पॉइंट होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत तो नहीं आया होगा, है ना? और एक चीज़ बता दें, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को, R इक्विवेलेंट निकालना है, डायरेक्ट प्लस। तो नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ते हैं इसके की पॉइंट, ठीक, नोट कर लीजिए। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में, जो कि ऑब्जेक्टिव में काम करेगा और इससे रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक। और देखो प्रूफ जो हम लोग किए हैं वो 3 मार्क्स का आता है CBSE में जी, तो ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत आसानी से आप नंबर को अचीव कर लीजिएगा 3 मार्क्स। चलिए आइए ध्यान दीजिए, कह रहा है पहला चीज कि द करेंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम, ये तो पहले ही बता चुके हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, बट वोल्टेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, वोल्टेज जो है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। थोड़ा सा एक बार और डायग्राम हम बना दें ताकि आपको और आसान हो जाए, दैट इज R1 R2 और R3, इसके क्रॉस जो वोल्टेज हुआ था ड्रॉप, और ये हमारा बैटरी था, बैटरी का वोल्टेज भी है, इसके क्रॉस V1, इसके क्रॉस V2 और इसके क्रॉस V3, और जो टोटल वोल्टेज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ था, और कैसे पता चला, तो वो तीनों को ऐड करके इतना आ गया था, तो हमें पता चल गया कि ये जो V वोल्टेज है वो सब में डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है। वही लिखें कि द वोल्टेज अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, है ना? लिखा हुआ है द वोल्टेज अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी V की बात कर रहा है, वो कितना के बराबर होगा, तो वोल्टेज अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस, इंडिविजुअली ईच रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया? एक पॉइंट और है, बहुत अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है ना जी, कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस का। आप खुद देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में, अब पहले हम शुरू से मजा आ जाएगा इसमें, कि V बराबर IR ओम्स लॉ से पढ़ते हैं, ठीक। I को आपने कांस्टेंट कर दिया है, कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि हर जगह वो सेम है तो उसको कांस्टेंट मान लेते हैं। तो रिश्ता बताओ V और R का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होगा। इसका मतलब जिस रजिस्टर में रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा, उसके अक्रॉस वोल्टेज भी ड्रॉप ज्यादा होगा। नहीं, जिस रजिस्टर में रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा, उसमें वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा, और ठीक उल्टा जिस रजिस्टर में रेजिस्टेंस का वैल्यू कम, उसमें वोल्टेज ड्रॉप कम। ऐसे भी समान लैंग्वेज सोचो कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है तो अलग अलग, अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग अलग है तो वोल्टेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस वो अलग अलग है ना? तो फिर कैसा है? तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा तो उसके अक्रॉस वोल्टेज भी ज़्यादा, वोल्टेज का ड्रॉप भी ज़्यादा, रेजिस्टेंस का वैल्यू कम तो उसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप भी कम। सिंपली ऐसे भी सोचिए कि अगर रुकावट बहुत ज़्यादा मिलेगा और करंट को तो ये तय है कि I पास करेगा हर जगह से सेम, I जो है हर जगह से पास करेगा सेम, ये एकदम ऑर्डर दिया जा चुका है। तो अगर रुकावट ज़्यादा आ गया तो बैटरी जोर से पुश करेगा ना जी,
क्योंकि बैटरी को डर है कि इजाज़त आगे क्या मिला हुआ है, वहाँ पे ऑर्डर क्या मिला हुआ है कि आपको हर एक रजिस्टर से करंट सेम अमाउंट में पास कराना है, चाहे जैसे भी हो, रास्ता में कितना भी कठिनाई हो। तो ज़्यादा कठिनाई तो इसको ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करना पड़ेगा, यानी इसको ज़्यादा पुश करना पड़ेगा। कम रहेगा आसानी से धक्का मार के निकाल देगा, है ना, बात समझ गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट था कि अगर R1 R2 R3 है तो आप एक थोड़ा सा सोच लो कि अगर R1 जो है वो ग्रेटर देन R2 है, इट मीन्स वोल्टेज का ड्रॉप जो होगा V1 वो ग्रेटर देन होगा किससे, V2 से होगा। समझ में आ गया इतना बात। चलिए ये तो हो गया। अब हम कौन सा पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं लास्ट का, कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। इसको भी एकदम एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। चलिए क्या कह रहा है ये, कुछ देर के लिए हम क्या करते हैं, R1 को 5 ओम मान लेते हैं, R2 को 10 मान लेते हैं, R3 को 15 ओम मान लेते हैं रेजिस्टेंस को। तो आपसे मेरा सवाल है कि कौन सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, तो कहेंगे कि सर R3 सबसे बड़ा, उसके बाद R2, उसके बाद R1। कितना जी, तो ये 15 है, ये 10 है और ये 5 है। ठीक, ओम लिख देना है। तो R इक्विवेलेंट सीरीज का कितना आएगा, तो तीनों को जोड़ देंगे डायरेक्ट प्लस, तो 5 प्लस 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 30 ओम आ जाएगा। क्या ये R इक्विवेलेंट सीरीज में जो आया है वो बड़ा है कि नहीं, बड़ा वैल्यू का रेजिस्टेंस से, बोलेंगे हाँ। फिर से जो सबसे ये सर्किट में जो प्रेजेंट है तीनों रेजिस्टेंस, उस तीनों में से सबसे बड़ा रेजिस्टेंस किसका है, यानी सबसे ग्रेटर वैल्यू का रेजिस्टेंस कौन है, ये R3। और R इक्विवेलेंट जो आने वाला है, R इक्विवेलेंट जो आने वाला है ग्रेटेस्ट वैल्यू से भी ग्रेटर होगा। देख लो R इक्विवेलेंट जो सीरीज में आया 30 आया, जो कि ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ऑल रेजिस्टेंस 15 से भी ज़्यादा है, यानी ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस से भी ग्रेटर है। इट मीन्स एक मैसेज ये और देना चाह रहा है कि अगर आप कॉम्बिनेशन सीरीज का करते हो, कॉम्बिनेशन अगर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस अगर सीरीज का करते हो तो जो R इक्विवेलेंट मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। तो यानी कि आप उस सर्किट में ये चीज़ प्रिफेयर कीजिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन जहाँ रेजिस्टेंस का वैल्यू ये सबसे भी ज़्यादा हो, तब जाकर के हम लोग क्या कंबाइन करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। इतना बात समझ में आया। एक और पॉइंट है बहुत छोटा सा, ये भी हम अभी डिस्कस कर देते हैं और इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डील करेंगे। सीरीज के बाद कौन सा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। टॉपिक ये है, लास्ट एक छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है कि हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि R इक्विवेलेंट निकालना है सीरीज में, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 कहाँ तक, अगर बहुत सारा n तक रहता तो Rn तक लिख देते। ठीक, अब देखो R इक्विवेलेंट सीरीज का है तो हम कोशिश करेंगे RS लिखो, सीरीज का R इक्विवेलेंट को। ठीक, चलिए कहता है कि अगर n जो है वो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो या रजिस्टर हो, रेजिस्टर्स, और सारे रेजिस्टर एंड ऑल रेजिस्टर्स हैव सेम वैल्यू, सबका वैल्यू सेम हो, यानी कि R1 बराबर R2 बराबर R3 सब बराबर है, यानी कि लास्ट वाला भी सब बराबर है, मान लेते हैं उसको वो R है। तब R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है, n है, तो करेंगे फॉर्मूला तो वही है, R1 प्लस R2 कितना टाइम्स तक, Rn तक करते चले जाओ, है ना। तो R1 के जगह भी R, R2 के जगह भी R, कहाँ तक, ये करते जाएंगे n टाइम्स तक। तो देखो R प्लस R n टाइम्स तक करेंगे तो नहीं लिख देंगे, n इंटू R नहीं लिखेंगे, लिखा जाएगा। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला बन गया कि अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर हो और एक रजिस्टर का और सारा सेम हो, सारे रजिस्टर का रेजिस्टेंस सेम हो, तो हम इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, n R करके। ठीक, इसको बढ़िया से पढ़िए, एक बार में वीडियो में समझ में आ जाएगा, इससे रिलेटेड होमवर्क कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। थैंक यू।